हेलो गाइस, मैं हूं तृप्ति तिवारी। आज आपके साथ मैं क्लास 11 की फिजिक्स को शेयर करने वाली हूं। पिछली वीडियोस में आपने जो कुछ भी देखा है उसमें आपने 10th का और 9th का देखा हुआ है, 11th की फिजिक्स आपको नहीं मिली है। और हम जो आज फिजिक्स स्टार्ट करने का जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है आपका डायमेंशन फार्मूला। आई होप आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा और साथ ही साथ आप हमारे साथ बने रहेंगे लास्ट तक और वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ कमेंट भी करेंगे कि इनको समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्या चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझानी चाहिए आपको। उसी के अकॉर्डिंग आज हम डायमेंशन फार्मूला स्टार्ट करेंगे जिसकी हिंदी होती है विमीय सूत्र। ठीक है, हिंदी यूपी बोर्ड्स वाले भी ध्यान दें, उनको भी पूरी तरह से बताया जाएगा। इसको आज हम निकालना भी सिखाएंगे कि कैसे हम जनरेट करते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं डायमेंशन का मतलब क्या होता है। डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन। जो डायरेक्शन का मतलब होता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 3 डायमेंशंस होते हैं, 1 डायमेंशन, 2nd डायमेंशन और 3rd डायमेंशन, मतलब 3। और 3rd डायमेंशन के जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं इन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। पर आपका इन अकॉर्डिंग टू मैथ। अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि इसमें जो आपको डायमेंशन पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाता है कि कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं या पावर के अकॉर्डिंग फंडामेंटल क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है डायमेंशन फार्मूला, उसका क्या मतलब है कि जैसे हम जानते हैं कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। मतलब भौतिकी में जितनी भी राशियां आपको दिखाई देती है वो कैसी राशियां दिखाई देती है? भौतिक राशियां। क्योंकि भौतिक में होने की वजह से वो कैसी राशियां दिखाई देती हैं? भौतिक राशियां ही होती हैं। अगर आप रसायन की बात करेंगे तो रासायनिक में रासायनिक राशियां हो जाएंगी या रसायन राशि हो जाएगा। ठीक है, वो अलग की बात है। अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग क्वांटिटीज होती है। राशि का मतलब होता है क्वांटिटी और क्वांटिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी भी यूनिट की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? क्वांटिटी होता है। ठीक है, हम डायमेंशनल क्वांटिटी में क्या पढ़ते हैं कि जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा हुआ होगा एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, या फिर आपने पढ़ा हुआ होगा वर्क डन क्या होता है, पावर्स क्या होती हैं, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा। तो वहां पर वो जो क्वांटिटियां हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटियां कहते हैं। सभी राशियां भौतिक में उपस्थित वो सभी राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां होती हैं। लेकिन इसमें कहता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं या फिर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, यदि हम उसे पावर्स के रूप में, किसके रूप में? बाय पावर के अकॉर्डिंग हम उसको किस में कन्वर्ट कर दें? फंडामेंटल क्वांटिटी में। कैसे? फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो वो क्या हो जाता है? हमारा डायमेंशन फार्मूला हो जाता है। डायमेंशन फार्मूला को जनरेट करने के लिए 3 या 4 आपके पास ऐसे यूनिट्स होते हैं या फिर डिनोशंस होते हैं जिसके थ्रू हम डायमेंशन को क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे अगर आपका मास आ गया, कहीं पर भी क्या आ गया? मास आ गया। मतलब अगर आपसे पूछता है कोई बीमा किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि बीमा वे भौतिक राशियां होती हैं जो क्या करती हैं? किसी भी व्युत्पन्न राशि पर घात को चढ़ाने पर प्राप्त होती है, उसे ही क्या कहते हैं? हम बीमा कहते हैं। ठीक है, बीमा किसे कहा जाता है? भौतिक राशियां, वे सभी भौतिक राशियां जिन पर क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक के, जिनके व्युत्पन्न मात्रक के ऊपर घातें चढ़ा दी जाती हैं। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जो अपने आप से किसी को जनरेट ना कर सके या अपने आप को खुद रिप्रेजेंट ना कर सके। ठीक है, वो किसी के थ्रू रिप्रेजेंट हो तब उसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि जैसे आपने डेली लाइफ में देखा है कि जो बच्चा होता है वो अपने पिता के नाम से जाना जाता है, तो पापा उसके क्या हो गए? फिजिकल क्वांटिटी हो गए और जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा। सेम अपोजिट इसमें भी होता है कि जैसे कोई भी क्वांटिटी है वो भी कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। यदि आप इस पर क्या चढ़ा दो? पावर लगा दो। क्या लगा दो? तो पावर लगा दो। किसके केस में?
फंडामेंटल क्वांटिटी पर, किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटी पर आप पावर लगा देते हैं अगर, तो वो क्या बन जाता है? डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है। मतलब कुल मिला के ये कहना है मेरा कि फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर आप पावर्स लगा दो तो वो क्या बन जाता है? डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन वो क्वांटिटी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है, भौतिक राशियां होनी चाहिए और व्युत्पन्न मात्रक पर ही घातें चढ़ाई जाती हैं, ठीक है, मूल मात्रकों पर घातें नहीं चढ़ाई जाती हैं। जो मूल मात्रक होते हैं उन पर आपको साथी पता होंगे, क्योंकि मूल मात्रक साथी होते हैं। तो 7 के बाद जो बचते हैं वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाए वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। समझ में आया? और मूल मात्रक वे होते हैं जो अपने आप से ही व्यक्त हो जाते हैं, वो मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको अब फार्मूला अगर बनाना है, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई ना, कि डेफिनेशन में क्या करना है आपको? डायरेक्ट बीमा वे भौतिक राशियां हैं जो व्युत्पन्न मात्रकों पर घातें चढ़ाने के पश्चात प्राप्त होती हैं। दूसरी डेफिनेशन है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि यम, यल, टी या थीटा के पदों में आप लिखते हैं, इन टर्म से आप लिखते हैं, तो उसे भी क्या कहते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। फिर से सुनिएगा, डायमेंशन फॉर्मूला किसे कहते हैं? अदर डेफिनेशन है, इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम, एल, टी या थीटा के बेस में रिप्रेजेंट करने पर जो मिलता है, जो फॉर्मूला प्राप्त होता है, इसी को डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। एम, एल, टी या थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना ही आपका क्या कहलाता है? डायमेंशन फॉर्मूला। अब हम ऐसे व्यक्त कैसे करते हैं? अगर मास आएगा तो उसे हम यम से रिप्रेजेंट करेंगे। मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से। मतलब द्रव्यमान हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगा? यम से होगा। उसके बाद जो लेंथ है, किसी भी चीज की लेंथ जो हो आएगी वो हमेशा ऑलवेज किस में होगी? एल में होगी। और अगर मान लो टाइम आ रहा है तो टाइम को आप टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर टेम्परेचर आ रहा है तब उसको आप किससे डिनोट करेंगे? थीटा से। बात समझ में नहीं आई ना? इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, होता है कि नहीं होता है? तो उस टाइम में जो आपकी लंबाई और चौड़ाई है, दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर। दोनों ही लंबाइयां हैं, एक प्रकार की मेजर की जाती हैं। तो जहां लंबाई और चौड़ाई लिखा है उसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? एल लिख देंगे। अगर आपका कहीं द्रव्यमान लिखा हुआ आता है तो उसके प्लेस पे हम यम लिख देंगे। अगर कहीं टाइम लिखा हुआ आता है तो टी लिख देंगे, क्योंकि हमें फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पावर्स लगानी होती है, और जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? डायमेंशन फॉर्मूला। इसलिए हम कह रहे हैं कि जहां मास आएगा वहां यम लिखेंगे, जहां लेंथ आएगी वहां यल लिखेंगे, जहां टाइम आएगा वहां टे, और जहां टेम्परेचर आएगा वहां पर आप थीटा लिखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया आपको? और भी हैं, जैसे ओम आता है या फिर मतलब रेजिस्टेंस आता है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपका करंट आता है, उसमें और भी अदर आई यूज़ किया जाता है, आर यूज़ किया जाता है, ओम यूज़ किया जाता है। वो आगे की बातें हैं। अभी फ़िलहाल आप इतना जानिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो वहाँ पर इन फॉर्मूलों का यूज़ आपको करना होगा। जैसे बाय एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे पहला है आपका फॉर्मूला, ये देखिएगा आपका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसको हम आज कन्वर्ट करेंगे किस में? इसको हम डायमेंशन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। इन सभी को डायमेंशन फॉर्मूले में ही कन्वर्ट करना है। पहला है आपका एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इज इक्वल टू क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो यहां पर लिखिए पहला, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सेंस क्या है? क्षेत्रफल बराबर, लिखा क्या है?
क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यही लिखा हुआ है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको पता है कि हमें किसका विमा निकालना है, मतलब किसका डायमेंशन निकालना है, एरिया का। किसका डायमेंशन निकालना है, एरिया का। तो हम एरिया को छोड़ देंगे और एरिया का फिर फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे हमें एरिया का किसी ने कह दिया कि आपको एरिया का डायमेंशन बताना है, तो आपको सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। हाँ, इसको रटना भी जरूरी है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप जानते हैं कि जो लेंथ होती है उसको भी मीटर में ही लिखा जाता है, मतलब उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर ही होती है। इसको मेजर मीटर में, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये अलग की बात है, पर लास्ट में मीटर आता है ना, तो वही कह रहे हैं। लेंथ को किस में मेजर करते हो, मीटर में। ब्रेथ को भी किस में मेजर करते हो, मीटर में। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मीटर में, जिसकी यूनिट मीटर होती है या हम जिसको मीटर में मेजर करते हैं, उसके लिए हमेशा मीटर के लिए क्या लिखेंगे, एल ही लिखेंगे। इस बात को ध्यान देना, मीटर जिसका भी मात्रक होगा वहां पर आप एल ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि ये लेंथ इंटू ब्रेथ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डायमेंशन फार्मूले में। तो अकॉर्डिंग टू MLT थीटा रिप्रेजेंटेशन वी कंक्लूड दैट डायमेंशन फार्मूला आर ऑब्टेन्ड। डायमेंशन फार्मूला लेंथ का क्या होता है, लेंथ का मीटर होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल तो लिखेंगे। सबसे पहले ये जान लो कि जब भी आप लिखना ना बीमा को या फिर डायमेंशन फॉर्मूला को, तो वो ऑलवेज कैसे ब्रैकेट में लिखेंगे, हाँ, बिग ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ना स्मॉलर ना मिडिल, किसी में नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ किस में लिखेंगे, बिग ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बिग ब्रैकेट बनाइए, हमेशा के लिए है ये, बिना बिग ब्रैकेट के आप नहीं लिख सकते। अगर आप लिखते हैं तो गलत है। आप बिग ब्रैकेट बनाएंगे और उसको लिखेंगे किससे, एल से लिखेंगे, क्योंकि लेंथ को मेजर किस में करते हैं, मीटर में। और मीटर के लिए जो हमने वर्ड बताया यूज करने के लिए वो क्या है, एल है। ब्रेथ की यूनिट भी कितनी है, मीटर, इसलिए इसके लिए भी क्या लिखा गया, एल। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप जानते हैं जैसे x इंटू एक्स होता है, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है ना, वैसे एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, यही इसका क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला। इसका मतलब है एरिया का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। अब इसके तुरंत बाद हम दूसरा देख लेते हैं जिसका फॉर्मूला वॉल्यूम। क्या कहते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। मतलब आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे वॉल्यूम की हमें विमा निकालनी है, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। तो लेंथ को हम किससे लिखते हैं, एल से। लेंथ को किससे लिखते हैं, एल से, क्योंकि लेंथ की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। ब्रेथ की यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है। और हाइट की यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है। जितने भी क्वांटिटीज हैं जिनका क्या होता है, उनकी यूनिट मीटर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेंथ के लिए एल हो गया, ब्रेथ के लिए भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। और हाइट के लिए भी क्या हो जाएगा, एल, क्योंकि ये भी किस में मेजर किया जाता है, एल में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 एल 2 एल 3 एल, मतलब जैसे यक्स गुणे यक्स करते हो तो यक्स क्यूब आता है, वैसे एल गुणे एल करोगे, एल गुणे एल तो एल क्यूब हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल की पावर 3। समझ में आ रहा है, 1 एल 2 एल 3 एल, तो ऊपर कितना लग गया, 3। एल की पावर कितनी हो गई, 3। अब इसके बाद आपको पता है, अब देखो इसका भी फॉर्मूला जनरेट हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला यही है। अब इसके बाद आप देखिए, जैसे मान लो डेंसिटी पूछ रहा है, अच्छा, लेकिन अगर मान लो तुम्हें किसी कारणवश या रीजनवश आपको फॉर्मूले नहीं याद है,
तो आप किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये बात रियल है और बहुत ही सीरियस है, सीक्रेट बातें हैं जो आपसे बताई जा रही हैं, तो रटना भैया जरूरी है, 100% है। डेंसिटी मतलब घनत्व बराबर क्या होता है, मास अपान क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मास अपान क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अच्छा ध्यान से देखो, मास को मैंने कहा था किससे लिखा जाएगा, मास को किससे लिखा जाएगा, m से। जहां भी मास आएगा वहां पर हम किससे लिखेंगे, m से। अब देखो, चाहे वॉल्यूम के लिए आप पहले पूरा फॉर्मूला लिखो तब लिखो, या फिर आपको डायरेक्ट याद है तो भी आप डायरेक्ट लिखो। जैसे वॉल्यूम के लिए हम क्या जानते हैं, लेंथ होता है इंटू ब्रेथ होता है इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है। चाहे आप ऐसे करके लिखो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको देखो फॉर्मूले को और भी शॉर्टेज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, शॉर्टेज, मतलब मास अपान वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसा हमने क्यों किया है, डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आपको मैंने सिर्फ 4 ही बताए हैं, जिसके लिए आपको MLT थीटा 4 ही बताया ना, उसके लिए मैंने कभी कहीं आपको बताया कि वॉल्यूम के लिए ये लिखेंगे, नहीं बताया ना डायरेक्टली क्या लिखना है। तो उसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला जनरेट करो जिससे आपको ये पता चले कि आपको लिखना क्या है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और इसलिए हम क्या करेंगे, उसको और भी शॉर्टेज करेंगे, देन फिर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मास के लिए कौन सा वर्ड बताया था मैंने, कौन सा लेटर, m, और लेंथ के लिए क्या होता है, l, ब्रेथ के लिए भी क्या होता है, l होते हैं, हाइट के लिए भी क्या होता है, l होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m अपान l कितने हैं, 1 2 3, इसलिए l की पावर क्या हो जाएगी, 3। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो एक 1 अपान एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो जब क्या होता है, x की पावर 2 नीचे से ऊपर जाती है तो ये माइनस में लिख दी जाती है। अगर मान लो x क्यूब है, इसको नीचे लेके जाके लिखना है तो आप x की पावर -3 कर देते हैं, होता है कि नहीं। मतलब पावर से जब ऊपर जाती हैं तो माइनस की प्लस हो जाती है, प्लस का माइनस हो जाता है, ये चिन्ह का परिवर्तन है। तो बस वही हम करेंगे, आप इतने पर भी लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला कहता है वो कहता है कि आप जब भी लिखिए इन ब्रैकेट यम यल टी थीटा आर आई, जो कुछ भी लिखिए आप इसको इन ब्रैकेट ही लिखिए। इन ब्रैकेट मतलब अपान करके नहीं, आप उसको एक साथ ही लिखो, ऐसा डायमेंशन फार्मूला का कहना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको क्या कर देंगे, चेंज। हाँ, बीच में कॉमा नहीं लगता है, कॉमा नहीं लगेगा बीच में। अगर आप दो क्वांटिटीज को एक साथ लिख रहे हैं तो अगर आप कॉमा लगाएंगे तो गलत है, कॉमा नहीं लगता है। अगर आप इन सेंस सोच रहे हो कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा तो नहीं। देखो ऊपर यम है ना, यम को एज सच रहने दो, यल को ऊपर ले आओ, यल को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से ऊपर लेके आएंगे तो यल की पावर 3 है ना, ये ऊपर जाएगा, यल की पावर कितनी हो जाएगी, -3। इसका मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ml-3। ये इसका कौन सा फॉर्मूला है, ये इसका कौन सा फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए क्या है, अगला डेंसिटी के बाद क्या है आपका, रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी स्पीड वेलोसिटी। तो देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है आपेक्षिक घनत्व। क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व। यहां पर लिखिए रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू सब्सटेंस डेंसिटी, सब्सटेंस डेंसिटी अपान सब्सटेंस डेंसिटी अपान होता है वाटर डेंसिटी। वाटर डेंसिटी, ठीक है। सब्सटेंस डेंसिटी, अगर जैसे मान लो किसी दोनों डेंसिटी है ना, अगर मान लो एक डेंसिटी का अगर सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल रहे हो, घनत्व तो बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटा आयतन, जो अभी निकाला है। जस्ट पीछे देखो, इसके जस्ट पीछे देखो, ये देखो डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला है कि नहीं, ml-3।
तो डेंसिटी का, चाहे वो सब्सटेंस की डेंसिटी हो, वाटर की डेंसिटी हो, डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ही है ना, घनत्व का मतलब घनत्व ही है, वो तो नहीं बदलेगा। इसका फार्मूला मतलब क्या है, मतलब जैसे कि ये डेंसिटी लिखा हुआ है सब्सटेंस डेंसिटी, तो उसके लिए ml-3 ही होगा। और देन नीचे क्या लिखा है वाटर डेंसिटी, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ml-3 ही हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर डेंसिटीज कॉमन है ना, तो इसलिए डेंसिटी का फॉर्मूला तो हमें लिखना ही है। अब ये इन दोनों से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब मान 1 कहो, या फिर इन अदर वर्ड्स m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 और थीटा की पावर 0 भी कह सकते हो आप, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें ना m है, ना l है, ना t है, और ना ही आपका थीटा है, तो उस टाइम पे आप कहते हैं यह एक प्रकार की डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, ये बीमाहीन राशि होती है, समझ गए। इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी के बाद आपका आता है डिस्टेंस, या फिर आप डिस्टेंस का यही होता है, समझ रहे हो, क्योंकि डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में किया जाता है, तो इसलिए आप कहेंगे डिस्टेंस की जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो यही होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ध्यान से देखो यहाँ पर कि डिस्टेंस लिखा है, क्या लिखा है, डिस्टेंस लिखा है, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी, और दूरी को हम किस में मापते हैं, हमेशा से मीटर में ही नापते हैं, किलोमीटर, मिलीमीटर, जिसमें भी लास्ट में मीटर में ही नापते हैं। आप डिस्टेंस को किस में मापते हैं, मीटर में, इसलिए मीटर के लिए आप क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे, और टाइम के लिए टाइम को किस में मेजर किया जाता है, सेकेंड में, और सेकेंड टी मतलब टाइम होता है, और टाइम का रिप्रेजेंटेशन आपको बताया गया है वो क्या होता है, टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा एल टी है ना, तो यल ऊपर वाला तो रहेगा ही, जैसा है न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर वाला जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर, यहाँ पर कोई पावर नहीं दिख रही ना, और आपको पता है कि किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर आपका अरिथमेटिक वैल्यू हो या डिजिट हो, तो उसकी पावर ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है। इनकेस अगर लिखा है तो भी, नहीं लिखा है तो भी, अधिकतर ये बातें लिखी नहीं जाती हैं, इसलिए आपको बताया जाता है कि इसकी पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ t की पावर 1 है, तो अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर कितनी बन जाएगी, -1 बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। अगला है आपका वेलोसिटी। अगला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या लिखेंगे, विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, इनडायरेक्टली मीटर ही होता है, इसलिए हम ज्यादा छोटा नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्ट ही लिख देंगे मीटर के लिए एल, ठीक है। यहाँ पर एल लिख दो। टाइम के लिए क्या यूज करोगे, टी यूज करोगे, तो फिर से इसकी बीमा भी कितनी आ जाएगी, एल टी की पावर -1। तभी कहा जाता है स्पीड और उसकी, स्पीड और किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, दोनों की बीमाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं, कभी भी वो अलग नहीं होती हैं, तो दोनों की बीमाएं सेम ही होती हैं। अगला देख लेते हैं क्या है। यहाँ तक ये फॉर्मूला हो चुका है। अगर आप फॉर्मूला कॉपी में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, एरिया भी हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, इतना हो चुका है आपका। अगला देखिए क्या है आपका, अगला क्या है, अगला है आपका एक्सेलरेशन फोर्स वर्क, एक्सेलरेशन फोर्स वर्क, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
वेलोसिटी डिफरेंस ही लिखिए डायरेक्ट। क्या लिखेंगे? वेलोसिटी डिफरेंस, वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा वेलोसिटी डिफरेंस, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वेलोसिटी डिफरेंस, अगर वेलोसिटी की विमा LT -1 है ना, तो वेलोसिटी डिफरेंस की विमा भी कितनी हो जाएगी? LT -1 ही हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वेलोसिटी है मतलब वेग है, वही उसके परिवर्तन में भी आएगा। समझ रहे हो? वेग और वेग परिवर्तन की विमाएं अलग नहीं होती है। जैसे वृद्धि की बात करें, कमी की बात करें, तो वो अलग नहीं होता है, वो एक जैसा ही होता है। समझ रहे हो? तो इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम है। और वेलोसिटी की विमा चाहे आप डायरेक्टली लिखिए, 2-4 विमाएं आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, क्योंकि उसको और भी शॉर्टेज करने का मतलब है आप विमा को बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए हम कह रहे हैं याद कर लो। जैसे आपका एक डिस्प्लेसमेंट का होता है, दूसरा वेलोसिटी का, और थर्ड नंबर फोर्स का। ये तीनों तो 100% तुम याद कर लो, क्योंकि हर विमाओं में इन तीनों का एकदम महान रोल जरूर होता है। समझ रहे हो? तो वेलोसिटी डिफरेंस का मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने वेलोसिटी का पीछे आपको बता रखा है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो वहाँ LT इनवर्स ही आएगा। ठीक है, LT पावर -1। और टाइम के लिए भी क्या होता है? T होता है। टाइम के लिए क्या लिखा जाता है? T लिखा जाता है। अब ये भी T की पावर 1 है कि नहीं है? 1 है ना, एक T यहाँ है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L है तो LT -1 ऐसे लिखो, और ये T ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा? T की पावर -1 देगा कि नहीं देगा? देगा। और जब ये T की पावर -1 देगा तो LT -1 कितना हो जाएगा? -2। ये आपका क्या हो गया? एक्सेलरेशन का हो गया। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, और त्वरण की विमा ऑलवेज कितनी होती है? LT -2 होती है। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या है? ध्यान से देखिएगा, अगला एक्सेलरेशन के बाद फोर्स, वर्क, ये सब होगा। फोर्स आप जानते ही हैं, इसके पहले पढ़ाया ही है। फोर्स है, वर्क है, पावर है। ठीक है, फोर्स, वर्क, पावर। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? तो मास के लिए क्या लिखते हो आप? हाँ, बोलते जाओ। मास के लिए क्या लिखते हो? मास के लिए क्या लिखते हो? m लिखते हो। मास के लिए क्या लिखा जाता है? m। और एक्सेलरेशन की मैं डायरेक्ट विमा लिख रही हूँ, वो नहीं लिख रही हूँ वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे आपको बता दिया गया है। बार बार आपको उसको रिवाइज करने का मतलब है कि वो जो है ना एक्सपेंशन बढ़ाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप डायरेक्टली आप लिखिए। ठीक है, एक्सेलरेशन का क्या होता है? LT -2 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई क्या दे देगा? LT -2। सभी को एक साथ कर लेते हैं, जैसा है वैसे उतार लेते हैं। फोर्स की विमा हो गई। ठीक है, अब पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर के लिए सबसे पहले वर्क जान लेते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। फॉर्मूला पता है ना कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू, अच्छा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसकी डिस्टेंस के लिए लिख सकते हैं बल गुणे बल की दिशा में, फोर्स डायरेक्शन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही वर्क डन होता है। तो हमें डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं ही, 11th में है तो होशियार तो हैं ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फोर्स की विमा इनडायरेक्टली, चाहे इसको लिखो, ये इतना जो दिया गया है, चाहे आप मास इंटू एक्सेलरेशन करके लिखो ऐसे, मास इंटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा करके लिखो। चाहे आप इनडायरेक्टली भी लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए LT -2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए L। तो कुल मिला के क्या आ गया? m
यल, एक यल यहाँ है, एक यल यहाँ है, कुल मिला के कितने हो गए? 2 हो गए। और t की पावर कितनी है? -2 है। ठीक है, ये है वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद आपका है वर्क के बाद पावर आता है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। तो वर्क के लिए अभी भी मैं निकाला हुआ था, ये देखो पिछले वाले में वर्क का क्या निकला है? mL2t - 2, mL2t - 2। तो यहाँ लिख लो mL2t - 2, डायरेक्टली लिख लिए। आप चाहिए, आपको अगर चाहिए तो आप लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम, और वर्क के लिए लिख सकते हैं ऐसे, वर्क अपॉन टाइम को आप कन्वर्ट करिए। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और साथ ही साथ अपॉन टाइम लिखेंगे। और फिर आप इसका चाहे फोर्स को भी चेंज कर दीजिए, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर आप चेंज करेंगे तो अब m होगा, एक्सेलरेशन का lt - 2 होगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए l होगा, अपॉन टाइम t हो जाएगा। समझ रहे हो? वही होगा, मेथड वही है, समझ रहे हो, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है, बस यही दिक्कत होती है। अगर आप जनरेट करना नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको सिखा दिया जा सकता है कि ऐसे जनरेट होता है, लेकिन उस केस में थोड़ा बड़ा, मतलब काफ़ी एक्सप्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे करके ही बता रहे हैं, देख लो। यहाँ पर क्या है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू कार्य बराबर बल गुणे डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन होता है, बल की दिशा में विस्थापन, अपन क्या लिखा हुआ है? टाइम का टाइम ही लिख दो। ठीक है, और फिर क्या करोगे? फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन लिखो, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखो, और देन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट लिखो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टाइम हो जाएगा। उसके बाद अब आप इसको चेंज कर दीजिए, मास के लिए m हो जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए आपका lt - 2 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका l हो जाएगा, पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम का t। अब यहाँ देखो, जो कट रहा है कटो, नहीं कट रहा है तो सभी को इंक्लूड कर लो। जैसे m है तो m लिखा जाएगा, l एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 हो गया, t - 2 लिखा है, लिख लो। अब ये t ऊपर लेके आओ तो ये t की पावर कितनी हो जाएगी? -1, और यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? mL2t - 2 1 3, ये हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी तब। ठीक है, बस आपको समझ में आए और इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अब यहाँ पर देखिएगा, यहीं से देख लेते हैं हम, ये देखो यहाँ पर क्या पहुंचे थे हम? पावर हो चुका था हमारा। मोमेंटम देखो, मोमेंटम के लिए मास इंटू वेलोसिटी लिखा है ना, तो इसके लिए आप m इंटू वेलोसिटी का क्या लिखते हैं? lt - 1 लिखते हैं, lt - 1 लिखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? mlt - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी और क्या है? प्रेशर है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² होता है कि नहीं होता है? इसको तो आप पढ़े ही हो ना, ये तो 9th क्लास से ही है। तो 1/2 को 1/2 ही लिखो। मास के लिए क्या लिखते हो? m इंटू वेलोसिटी के लिए वेग बराबर lt - 1 होता है ना, वेग का क्या होता है? lt - 1, वेलोसिटी क्या होती है? lt - 1 होती है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/2 m इंटू, अब इनका स्क्वायर तोड़ दो, l का स्क्वायर हो जाएगा t की पावर -2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/2 और इसका क्या होगा? m L2t - 2 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखो, जब आप अपनी बुक में देखते हैं ना, उस टाइम पे क्या दिखता है आपको, 1/2 वहाँ पर नहीं दिखता है, 1/2 आपको नहीं दिखता है, आपको दिखता क्या है, केवल ml2t-2 ही दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो 1/2 है ना, वो एक अरिथमेटिक वैल्यू है जो कि डायमेंशन फॉर्मूले में नहीं लिखी जाती है, इसलिए उसको हटा देते हैं, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद आपका क्या था, स्ट्रेस, मतलब प्रतिबल बराबर क्या होता है, इसका मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप एक्सप्रेस करने के लिए अगर आप समझ गए हैं तो आप खुद ही एक्सप्रेस कर लेंगे। अच्छा, एग्जाम में अगर बहुत छोटी छोटी यूनिट्स ही हमें याद है, पूरी नहीं याद है, तो उस टाइम पे आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, मतलब आपको अच्छे से लिखना भी आ जाएगा, आपको हर तरीके से याद भी हो जाएगा, क्लियर रहेगा, समझ रहे हो। जैसे अब हम जो फोर्स है उसका डायरेक्ट बीमा लिखेंगे तो यह में L-T-2 होता है, ठीक है, ऐसे लिखा। मान लो मैंने गलत कर दिया तो वहाँ पर ये डायरेक्ट वाला गलत हो सकता है, इन केस हो सकता है, लेकिन जब आप एक्सप्रेस करके लिखते हैं ना, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूले आप करते हैं, तो वहाँ पर आपकी गलती नहीं होती है। अपन एरिया के लिए क्या होता है, L का स्क्वायर, ठीक है, 1L से 1L कट जाता है और आता है क्या, यम, L नहीं है ना, एक है, देखो एक L कटा हुआ है, अभी एक L है, तो ये एक L जब ऊपर जाएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा और t की पावर -2 है ही, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। ये सारे फॉर्मूले आपके कैसे हैं, डायमेंशन फॉर्मूले हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद देखते हैं क्या है, ये आपका कनेक्ट प्रेशर हो गया, ये यहाँ तक ये भी हो गया, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। 13 क्वेश्चंस हो गए। अब के इसके बाद वाला आप देखिएगा कि इसके बाद क्या है, इम्पल्स है। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है ना, देखो फोर्स इनटू टाइम। अब तो आपको इसमें फोर्स में दिक्कत नहीं होगी ना कि फोर्स का क्या होता है, बीमा क्या होता है, तो फोर्स के लिए आप डायरेक्टली लिख दीजिए L2t-2। सही है, गलत है मैडम जी, L पर 2 नहीं होगा, सिर्फ T पर क्या होता है, 2 होता है, तो L-T-2 होता है। और इसके बाद टाइम के लिए क्या होता है, T होता है। तो आप मिला के टोटल बताओ क्या होगा, अरे यही देख लो, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, फोर्स इनटू टाइम, यही लिखा है ना। फोर्स के लिए क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, mL-T-2, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, T होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो यहाँ पर देखिए, यम यहाँ अकेला है, कहीं और है नहीं, L एक यहाँ है और कहीं दिख रहा है नहीं, तो इसके भी उतार लो। T पर -2 है और साइड वाले पर एक भी नहीं है, मतलब जब एक भी नहीं होता कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर इसकी T की पावर कितनी है, 1, तो -2 में से एक माइनस होगा कि ऐड होगा, बताओ, माइनस होगा कि ऐड होगा, माइनस होगा मैम, क्योंकि एक माइनस और दूसरा प्लस है तो कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता। तो -2 और प्लस का 1 कुल मिला के माइनस का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, T की पावर -1। ये किसका फॉर्मूला है, इम्पल्स का, किसका है, इम्पल्स का। इसके बाद देखिएगा, जैसे मान लो अब अगला किसका है, अगला फॉर्मूला आपको दिख रहा है, वो फॉर्मूला किसका है, टॉरिक्यू। टॉरिक्यू का मतलब क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। तो अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उसका मतलब क्या है, केवल डिस्टेंस ही ना। हाँ, खड़ा ये सीधा वाला ले लो या फिर ऐसा ले लो, डिस्टेंस का मतलब सिर्फ डिस्टेंस है, आप मीटर में ही मेजर करेंगे, चाहे आप लंबा मेजर करिए चाहे आप ऐसे मेजर करिए, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मेजर ही करना है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस आप इसको लिख सकते हो, टॉरिक्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, फोर्स के लिए क्या यूज़ किया जाएगा,
m/t-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या किया जाएगा, सॉरी डिस्टेंस के लिए l, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m अकेला है, l एक कितना हो गया 2, t यहाँ पर -2 है, -2 लिख दो, हो गया ये भी। समझ रहे हो, स्ट्रेस का आपको बता ही चुके हैं, टॉर्क्यू भी हो चुका है। फ्रीक्वेंसी का देखते हैं, ये इसका फॉर्मूला जनरेट हो गया, यही है डायमेंशन। हाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब कठिन नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ा आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखो 11th में पहुंचने के बाद भी यदि मेहनत से कांपोगे ना कि मतलब ये हमें नहीं आ सकता या फिर ये मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं ही कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो 100% आप कर लेंगे। देखो किसी की तरह बनना नहीं है आपको, आपको खुद का बनना है, जैसे आप हो वैसे ही आप अच्छे हो। और वैसे भी 100% हर एक आदमी में एक यूनिक क्वालिटी होती है जो आप में भी है, आप भी कुछ कर सकते हैं। क्या होता है कि हम क्लास के सबसे अच्छे बच्चे को देखकर हम उसी की तरह बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा है। देखो कहीं बाहर लाइफ में वो बहुत अब देखो कुछ लोग क्या होते हैं, लड़ने भिड़ने में बहुत तेज होते हैं, जहाँ पा जाएं वहीं मार दे, किसी को भी मार सकते हैं। तो ये पावर भी तो होनी चाहिए ना, हर किसी में ये पावर नहीं है। आप उसके गट्स फीलिंग नहीं कर सकती है, कांप जाएगा आदमी भैया, खड़ा रहेगा कांप जाएगा, अगर मारने की बात कहे तो भगा जाएगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब सभी के अंदर क्वालिटी है, अगर वो पढ़ नहीं सकता तो वो मार कर सकता है। और अगर देखो कुछ लोग सिगरेट वगैरह समथिंग पीते हैं ना, तो उसके लिए भी भैया पैसे चाहिए, उसको भी करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी, पावर, मनी सब चाहिए होता है। तो ये क्वालिटीज़ ही हैं, ये बैड क्वालिटीज़ हैं या गुड क्वालिटीज़ हैं वो अलग की बात है, क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो किसी से कंपेयर मत करके उसी की तरह मत बनो, ठीक है। तो और ये खुद को ये सब मत दिखाओ कि मैं बहुत लोअर देन पे हूँ, बहुत ऊपर हो आप। सिर्फ एक बार ये मन में ठानो कि हमें पढ़ना है, मतलब हमें करना है, तो वो कर सकते हो। अगर एक बार नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, 7 बार 5 बार नहीं आ रहा है, कभी ना कभी तो आएगा, एक कई टॉपिक आएगा पर आएगा जरूर, समझ रहे हो। इसलिए आप ना खुद को बार बार रिवाइंड करवाइए कि आप हैं, पाप नहीं कह रही हूँ, आप हैं। हाँ नहीं लगा मतलब मैम कह रही हैं आप पाप हैं, तो पाप नहीं है, आप ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1 टाइम पीरियड ना, 1/आवर्तकाल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1/आवर्तकाल, 1 टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड के लिए आप टी लिखते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1 टाइम पीरियड, तो 1 को 1 लिखो, टाइम पीरियड को टी लिखो, क्योंकि टाइम पीरियड टी से ही मेजर किया जाता है। तो टी ऊपर आ जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ होता है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सब सोचते हैं जितनी देर पढ़ेंगे उतनी देर में हम क्या कर लेंगे, जितनी देर में पढ़ेंगे ना उतनी देर में हम 2-4 ठो रील देख लेंगे, समझ रहे हो। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी कुछ देर देखेंगे भैया, 1 गिलास पानी पियेंगे, फिर रील देखना शुरू करेंगे, फिर बंद कर देंगे। मतलब पढ़ाई से ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारा किस पे होता है, फ़ोन पर होता है। हमें रील सभी याद होती हैं, हमें सारे थॉट्स याद होते हैं, उसमें से क्या एक्सप्रेशन में बोला था, कब बोला था। अब देखो जैसे पुदीना वाला गाना आता है ना, आहा पुदीना, तो वो भी आपको याद ही होगा 100%, लेकिन आपको मेथड्स और फॉर्मूले नहीं याद होते हैं। ये तुम्हारी बात नहीं है, हम लोगों की भी बात है, सभी बातें याद हो जाती हैं, बस पढ़ाई वाली बात नहीं याद होती है, क्योंकि वो भूलने की बीमारी होती है। और हम अपने आप को ये कह के दिलासा दिला देते हैं कि क्या सभी को याद थोड़ी होता है, कुछ चीज़ें माइंड है भूल ही जाता है, और कोई नहीं भूलता है, बस यही भूल जाता है, ये बेस्ट लेवल वाला। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड हो गया ना। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ है, ऐसे डायरेक्टली लिख दो, mlt-2 अपॉन लेंथ के लिए क्या लिखते हो, यल। तो यल से यल कैंसिल हो गया, बचा क्या भैया, mt-2 ही तो बचा, कट गया तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन मास होता है। ग्रेविटेशनल वर्क अपॉन मास होता है, तो ये भी देख लो, वर्क अपॉन क्या होता है, मास होता है।
तो जब आप वर्क अपॉन मास करेंगे, वर्क अपॉन मास, तो आपको पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मास के लिए यम होता है ये। तो यहाँ फोर्स के लिए क्या लिखते हो, यम यल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखते हो, यल अपॉन, मास के लिए क्या लिखते हो, यम लिखते हो। ये भाई फॉर्मूला लिखा है मैंने, उसका नहीं लिखा है, जो डायमेंशन फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा था, मैंने ऐसा ही लिखा है इसको। यम से यम क्या हो गया, कैंसिल आउट, एक यल यहाँ एक यल यहाँ, कितने यल हो गए, 2 यल हो गए, t माइनस 2 हो गया। अच्छा, पढ़ते पढ़ते यूट्यूब पर सबसे अच्छी बात कब होती है कि जब मतलब यूट्यूब पढ़ाते पढ़ाते कम से कम 15 मिनट हो जाए, उसके बाद फिर प्रचार आ जाए, तो हम लोग उसको स्किप नहीं करते, 100% स्किप नहीं करते। बहुत ही रेयर केस में कुछ लोग होंगे जो स्किप कर जाते होंगे, लेकिन बाकी सब क्या करते हैं, पहले पूरा प्रचार ही देख लेते हैं, और कुछ नहीं आता तो प्रचार देख के तब आगे बढ़ते हैं, तो वो स्किप कर देना, ठीक है, उसके बाद पढ़ के फिर देख लेना। ये भी हो गया। लास्ट में आता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसका आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे और आप इसका क्या करेंगे, हमें बताएंगे फॉर्मूला क्या आया। कमेंट में सब सेक्शन में बता दीजिएगा कि कितना फॉर्मूला आया। और हाँ, हमें लगता है सब ठीक ठाक होंगे, हालत सुधर गई होगी काफ़ी ज़्यादा, आप भी और सुधार लीजिए। अगर देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे हैं तो देखना शुरू कर दीजिए, वीडियो का प्रचार मत देखिए, ठीक है।